Hey, what's up guys? Welcome back once again। दोस्तों आज की कहानी हमें कल के अतीत के बारे में बताने जा रही है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक परिवार खुद की ज़िंदगी को जीने के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि अब दुनिया लगभग ख़त्म हो चुकी है। जो कुछ भी बचे हैं वो बस खुद को ज़िंदा रखे हुए हैं। इन्हीं में से रेज़ा नाम का एक आदमी का परिवार, जो कि अपनी पत्नी और बेटी के साथ यहाँ पर रह रहा है। ये ग्रह भी कुछ पृथ्वी जैसा ही है, पर कोई भी लोग यहाँ मौजूद नहीं है। वो एक शटल कॉलोनी में सालों से रह रहे हैं, जो किसी ज़माने में नासा ने बनाई थी, पर यहाँ वो अपना गुजारा किसी तरह से कर रहे हैं। इन्होंने कुछ जानवर को भी पाल रखे हैं और रेज़ा ने कुछ ग्रीन प्लांटेशन भी कर रखी है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है, क्या ये सच है कि इस जगह पर उनका कोई पड़ोसी नहीं है? यही सारी चीज़ें सोनी हर दिन सोचती रहती है। क्या करे, वो अभी छोटी है और उसके दिमाग में यही सब चलता रहता है। आज भी जब रेज़ा अपने काम के लिए बाहर जा रहा है तो हम सोनी को देखते हैं, जो उसको जाते हुए दूरबीन से देख रही है। उसको हमेशा से ये जानना है क्या पहाड़ के उस पार भी कोई रहता है उनकी तरह, इसीलिए वो कुछ दूर जाती भी है। पर तभी वहाँ पर क्लारा आ जाती है, क्योंकि उन्हें उसका ऐसे बाहर अकेले रहना पसंद नहीं है और इसीलिए वो उसे डांटती है और फिर अंदर जाने को कहती है, जिसकी वजह से वो अपने कदम मोड़ लेती है। देन हम शाम में रेज़ा को घर आते हुए देखते हैं, पर उसके चेहरे पर आज एक शिकंज सी है, जिसको देखकर क्लारा पूछती है क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो वो कहता है कि आज घर आते टाइम मुझे थोड़ी सी दूरी पर कुछ अवशेष मिले हैं, जो कि इंसान के होने का सबूत दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद कोई आसपास हमारे मौजूद है। अब उन दोनों की बातें दूर खड़ी सोनी सुन रही थी, पर दीवार के पीछे से उसे अब डर लगने लगा था। लेकिन फिर उसके डैड उसे देख लेते हैं और उसके रूम में जाकर उसे समझाते हैं कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो मैं सब कुछ संभाल लूँगा। आखिर तुम्हारे डैड स्ट्रांग जो है। अब उस बच्ची को समझाकर वो उसे सुला देते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें वो बात खाए जा रही है। अब सुबह सोनी सोकर उठती है तो वो किचन में जाती है पानी पीने के लिए, लेकिन तभी उसको वहाँ के मिरर पर दिखता है किसी ने खून से लिखा है कि लीव, यानी कि यहाँ से चले जाओ। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और चिल्लाना शुरू करती है। उसकी चीखों को सुनकर सभी लोग बाहर आते और फिर जब उसके डैड इस चीज़ को देखते हैं तो उनका गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। वो अपनी बंदूक को लेकर बाहर आ जाते। कौन है जो उनके घर में घुसना चाहता है? पर वहाँ चारों ओर देखने पर उन्हें कोई नहीं मिलता, जिससे कि वो इतना गुस्से में आ जाते हैं कि वहीं तेज पागलों की तरह चिल्लाना शुरू करते। अपने पिता का ये रूप देखकर सोनी और ज़्यादा डर जाती है। उसने अपने डैड को ऐसा पहले कभी नहीं देखा, इतने गुस्से में। और इतने में उन्हें किसी की आहट की आवाज़ आती है, जो शायद 3 लोग हो सकते हैं, पर वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कि उन्हें पता चले कि वो 3 नहीं बल्कि 6 लोग हैं। ये सब के बाद उसके डैड बंदूक लेकर बाहर जाते हैं, बस मौका ढूंढते हैं कि कहीं वो लोग दिख जाए, पर वो लोग कहाँ पर थे उन्हें नहीं पता चलता। इसीलिए वो अंदर आ जाते हैं। पर इसे क्लारा और ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसे अपनी बेटी की चिंता हो रही है, इसीलिए रेज़ा उसके पास जाता और उसे सहारा देता है और कहता है कि हमें साथ रहना होगा और मजबूत बनना होगा। हालातों से लड़ना सीखो, हमने इससे भी भयानक लड़ाई को लड़ा है। ये बोलकर वो दोनों को गले लगते हैं और फिर पूरा टाइम घर की पहरेदारी करते हैं। इतने में हम सोनी को देखते हैं, जिसको अपने बेबी पिक की टेंशन हो रही है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना आ जाए। उसने दूध भी नहीं पिया, इसीलिए वो उसके लिए दूध लेकर जाती है बिना अपनी मॉम डैड को बताए हुए। पर जब क्लारा को इस बारे में पता चलता है तो वो वहीं उसे डांटते हुए अंदर आने को कहती है। पर दोस्तों इतने में हम वहाँ पर 2 लोग को देख पाते हैं, जो कि नकाब पोश थे। इधर सोनी भागना शुरू करती है तो उधर वो दोनों भी अपने कदम को तेज कर लेते हैं, लेकिन रेज़ा उन्हें देख लेता है, इसीलिए वो अपनी बंदूक से एक बंदे को मार कर गिरा देता है और दूसरे को क्लारा पकड़कर उसे चाकू से मार डालती है। लेकिन अभी भी एक आदमी बचा हुआ है, जिसको ढूंढने पर रेज़ा को वो दूर पहाड़ों पर खड़ा दिखता है, जिसको वो शूट तो करता है, लेकिन वो गोली उसके पैरों पर लगती है, जिससे वो अब जख्मी हो गया है। पर इन सब से ये परिवार बहुत ज़्यादा सदमे में आ चुका है। उधर सोनी अंदर से पूरी तरह से डर चुकी है। उसने ये सब पहली बार देखा है। उसने अपनी आंखों से घर की ओर आते हुए वो देखती है कि जो लोग उसे मारने के लिए आए हुए हैं उसमें एक लड़की भी थी। पर ये लोग थे कौन और क्या चाहते हैं? क्या इन्हें खाना और पानी चाहिए था, या फिर ये कैनिबल थे? वेल गाइस, कुछ भी हो सकता, लेकिन आप बस बने रहिए कहानी में। अब थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत होता है तो रेज़ा क्लारा से कहता है कि मुझे उस आदमी को पूरी तरह से ख़त्म करना होगा, वरना वो और लोगों को भी बुला सकता है, इसीलिए मैं पहाड़ पर जा रहा हूँ।
तुम दोनों लोग यहीं पर रहना और ये चाकू रख लो अपनी सेफ्टी के लिए। हालांकि क्लारा उसे जाने तो नहीं देना चाहती, पर उन्हें ये करना भी है। इसीलिए उसके जाने के बाद वो खुद को रूम में लॉक कर लेती है और पूरी रात एक छोटी सी टॉर्च लेकर बैठी रहती है रेजा के इंतज़ार में। जब सुबह सोने की आंख खुलती है तो वो देखती है कि अभी तक उसके डैड नहीं आए। इसीलिए वो अपनी मॉम से पूछती है कि वो कहाँ पर है, पर इसका जवाब तो उसे भी नहीं पता। इस बीच वो कुछ ऐसा देखती है जिससे कि उसकी मॉम भी डर जाती है। उनके घर में एक अनजान आदमी घुस आया है। जी हाँ, एक अनजान आदमी जिसके हाथ में फुल लोडेड बंदूक है। वो खुद का नाम जेन बताता है। उसका कहना है कि ये घर उसका है, उसके माता पिता का है और वो यहीं पर बड़ा हुआ है। उन्होंने उसके मॉम डैड को मार दिया और खुद यहाँ पर कब्जा कर लिया, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने देगा। अब बहुत मुश्किल से वो यहाँ पर आया है, लेकिन जेन अच्छा इंसान था। वो कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है अपनी बेटी के साथ तो तुम रह सकती हो, क्योंकि अगर तुम बाहर गई तो वो लोग तुम्हें जानवर बना देंगे। और आखिरी बात, मैंने तुम्हारे हस्बैंड को मार दिया है। ये सुनकर सोनी बहुत तेज तेज रोना शुरू कर देती है, तो उसकी माँ उसे चुप कराती है और फिर घर से भागना शुरू करती है, क्योंकि उसे लगता है कि किसी अनजान आदमी के साथ ऐसे अकेले इस ग्रह पर रहना कहीं से भी सेफ नहीं है और इसीलिए उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा। उधर सोनी अभी भी रोए जा रही है। वो अपनी मॉम से कहती है कि उस इंसान ने उसके डैड को मार दिया, अब वो उसके साथ नहीं रहेगी। लेकिन क्लारा को पता है कि इस ग्रह पर थोड़ी दूर भी चलना मौत से खेलने के बराबर है। जीवन यहाँ असंभव है। तभी उसकी नज़र पड़ती है ऊपर पहाड़ पर गए जेन पर, जहाँ वो अपने लोगों की लाशों को रख रहा था। इसी का फ़ायदा उठाकर वो घर में घुसती है और उस चाकू को उठा लेती है जो रेजा ने उसे दिया था। एक कोना पकड़ लेती है। अब जैसे ही जेन आता है वो उस पर वार करती है, लेकिन जेन उसे पकड़ लेता और वो चाहता तो उसे मार देता, पर वो ऐसा नहीं करता, बल्कि ये कहता है कि उसे वो बस 30 दिन दे। वो इन दिनों में उसे खुद को साबित करके दिखा देगा कि वो उसके साथ रह सकती है। उसे कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन अगर उसने इन 30 दिनों में दोबारा से कोई भी ऐसी हरकत की तो वो उसे जान से मार देगा। और उसकी बेटी को भी, जो सुनकर क्लारा डर जाती है और उससे एक रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे उसके हस्बैंड को बरी करने दे, दफनाने दे। अब जेन मान जाता है और फिर हम दोनों को पहाड़ पर देखते हैं, जहाँ वो अपने अपने लोगों की बॉडीज़ को दफना रहे थे। जाते हुए जेन क्लारा से कहता है कि तुम्हें जितना टाइम रुकना है यहाँ रुक सकती हो। इस बीच सोनी फिर से कहती है कि मॉम, हमें इसके साथ नहीं रहना, देखो इसने मेरे डैड की क्या हालत कर दी। पर क्लारा को जवाब नहीं देती, क्योंकि वो रियलिटी जानती है। आज के दिन के बाद से ये सब लोग जेन के साथ रहने लग जाते हैं और उधर सोनी एक एक करके 30 दिन गिनना शुरू कर देती है। यहाँ क्लारा धीरे धीरे करके इन माहौलों में खुद को ढालना शुरू करती है, क्योंकि यही उसके लिए अच्छा है। एक दो बारी उसने कोशिश की कि वो थोड़ी चालाकी दिखाए, पर जेन पहले से सतर्क था। उसने उन चीज़ों को उस जगहों से हटा दिया पहले ही, जिससे वो कुछ खतरा पहुंचा सके। उधर सोनी जेन को कुछ खास पसंद नहीं करती। उसके लिए वो उसके डैड का हथियारा है, जो कि सच भी है, पर अभी वो बच्ची है, इसीलिए शायद उसे अभी इन हालातों के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है। खैर, एक दिन वो उसके जाने के बाद उसके बैग को चेक करती है, जिसमें उसे एक मास्क, एक और लड़की की फ़ोटो मिलती है, जो कि वही लड़की थी जिसको उसकी मॉम ने मार डाला था। उसे बचाने के लिए शायद वो जेन की कोई करीबी होगी। अब देखते ही देखते कुछ दिन बीतने लगे और जेन बाहर का सारा काम संभालने लगा और घर का काम क्लारा। अब एक दिन हम देखते हैं कि क्लारा स्टोर रूम में एक बॉक्स निकालती है, जो कि अचानक से चलना शुरू कर देता है। दरअसल वो एक रोबोट था, पर काफ़ी पुराना हो चुका था। पर जब सोनी देखती है तो उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो उसे बात भी कर सकता है। इसीलिए वो उसका नाम स्टीव रखती है और फिर उसे अपनी सारी बातें शेयर करती है। वो क्या फील कर रही है, क्या वो खुश है या फिर नहीं है। पहले ये बात वो अपनी मॉम को बताया करती थी, लेकिन अब उन दोनों में दूरियां आने लगी है, क्योंकि उसे लगता है कि वो जानबूझकर उसके डैड के कातिल के साथ रह रही है। अब एक दिन जब रात में क्लारा अकेली बैठी होती है तो उसके पास जेन आता है और इस दौरान उन दोनों के बीच पहली बार थोड़ी बातें होती है, जिसमें क्लारा उसे सच बता देती है कि असल में वो लोग पृथ्वी पर रहने वाले थे, लेकिन उनका प्लेन क्रैश हो गया और जब वो यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें 2 लोगों की लाशें मिली, जो कि तुम्हारे माता पिता थे। हमने उन्हें नहीं मारा, वो पहले से मर चुके थे। और ये सच को सुनकर जेन को अच्छा लगता है, इसीलिए वो भी अब उन लोगों के क्लोज होना चाहता है, जिसकी शुरुआत में वो क्लारा से करता है। दोनों ही काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, जिस चीज़ को सोनी देख लेती है, जिससे कि उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से निकल जाती है बिना किसी को बताए।
लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर उसे अपनी मॉम की कही हुई बात याद आती है कि ये जगह किसी खुले कब्रिस्तान जैसी है, हर तरफ बस मौत का मंजर है, इसीलिए हमारे पास जो भी है उसके लिए हमें खुश होना चाहिए। अब सोनी को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, वो वहीं रोना शुरू कर देती है। इस बीच वो खुद को एक ग्लास के अंदर महसूस करती है। जी हाँ, उसके आसपास एक ग्लास वॉल है, यानी कि उसे बाहर वो नहीं जाया जा सकता, जो कुछ भी है बस वहीं तक सीमित है। इधर जब क्लारा घर में आती है तो वो अपनी बेटी को कहीं पर ना पाकर इस बारे में वो फौरन जेन को बताती है, जो कि उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। उधर सोनी को थोड़ी दूरी पर एक केबिन मिलता है, जिसको देखकर उसे लगता है कि शायद इसके अंदर कोई होगा जो उसकी मदद करेगा, इसीलिए वो अंदर एंटर कर जाती है। पर वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था, किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, जिस चक्कर में वो इतना ज़्यादा डर जाती है कि बेहोश हो जाती है। लेकिन अगली बार जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को अपने घर में पाती है। जी हाँ, जेन ने उसे बचा लिया क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो कहाँ गई होगी। एक वही तो जगह है इस घर के अलावा। जब वो बाहर आती है तो जेन उससे कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे मॉम डैड ने कहा था कि उस दरवाजे की उस पार कोई नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एलियन रहते हैं, इसलिए तुम अब कभी भी वहाँ पर नहीं जाओगी। वेल गाइस, अब कहानी इसी तरह से आगे बढ़ती रहती है और एक दिन देखते हैं कि जेन एक गिटार बजा रही है, जिस पर वो क्लारा को इनवाइट करता है कुछ गाने के लिए। तो वो आ जाती है और उसी सॉन्ग को गुनगुनाना शुरू करती है जो उस टाइम वो गाया करती थी जब वो लोग पहले सब साथ में रहते थे, यानी कि उसने अब इसको ही अपनी फैमिली मान लिया। लेकिन ये बात सोनी को बिल्कुल पसंद नहीं आती, उसे अपनी माँ से भी अब नफरत होने लगी है, इसीलिए वो जाकर खुद को एक रूम में बंद कर लेती है। वो उसको मनाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो मानती ही नहीं, जिससे कि क्लारा को गुस्सा आ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि ये सब जेन की वजह से हो रहा है और इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी का सबसे कठोर फैसला लेती है। वो उसके ऊपर बंदूक तान देती है और उसकी कहानी ख़त्म करने का सोचती है। पर अफसोस कि उस बंदूक में गोली ही नहीं थी, लेकिन वो तब भी नहीं रुकती और अंदर चाकू लेने के लिए जाती है। जेन भी उसके पीछे भागता और ये सब सोनी देख रही थी। जब कुछ देर बाद जेन बाहर आता है घायल अवस्था में, तो वो समझ जाती है कि उसने उसकी माँ को मार डाला है, जो देखकर वो भागना शुरू करती है। पर जेन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया, वो उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा, वो कहाँ जाएगी इस बीहड़ में। सोनी अभी छोटी होने के कारण कुछ कर नहीं पाती और उसे मजबूरन अपने माँ बाप के कातिल के साथ ही रहना पड़ेगा। शायद उम्र भर या फिर कहानी में कुछ और ट्विस्ट आएगा, ये तो हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल के लिए ये अब सोनी मजबूरी में ही लेकिन रहना सीख गई है। उन्होंने क्लारा को भी वहीं पहाड़ पर दफना दिया है। अब समय बीतना शुरू हो जाता और सोनी अब बड़ी हो गई है, जिसके साथ साथ वो काफ़ी खूबसूरत भी है। उन्होंने कुछ और जानवरों को पाल लिया है, ढेर सारी खेती भी करते हैं। जेन भी उसके साथ अब रहना सीख गया है और इसीलिए एक दिन वो उसे भरी हुई बंदूक देता है, क्योंकि अब उसे यकीन हो गया है कि वो कुछ भी नहीं करेगी। वो दोनों साथ में भी काफ़ी समय बिताया करते हैं, पर सोनी को कहीं ना कहीं अभी यही लगता है कि ये उसके माँ बाप का कातिल है, जो बात उसे कभी भी याद आ जाती है। एक दिन जेन उसको लेकर पास वाले लेक पर जाता है, जिसको उसने पहली बार देखा था। अब वहाँ वो अकेले नहाती है और इसे उसे काफ़ी दिनों बाद थोड़ा अच्छा महसूस होता है। दिन दोनों साथ में ड्रिंक कर लेते हैं और फिर वापस घर लौट आते हैं, जहाँ पर जेन उसकी माँ की कुछ ड्राइंग दिखाता है जिसे उसने बनाया था। उसे देखकर सोनी बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। उसे अपने माँ बाप की बहुत याद आ रही है। तब जेन उसे सहारा देता है और उसे गले से लगा लेता है। पर कुछ ही देर बाद सोनी को समझ आता है कि वो उसे सही तरीके से गले नहीं लगा रहा और उसे किस करने की भी कोशिश करता। इसीलिए वो दूर हट जाती है और जाकर अपने रूम में बैठ जाती है। पर अब तो उसे नींद भी नहीं आने वाली, क्योंकि वो इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती। लेकिन ये चीज़ उसके बाद भी जारी रहती है, यानी कि अब वो किसी बच्चे की तरह उसे नहीं देखता। अब एक दिन जब वो दोनों खाना खा रहे होते हैं तो जेन कहता है कि तुम्हें पता है कि हम दोनों अब इस प्लैनेट पर अकेले हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम अपने वजूद को आगे बढ़ाएं, बच्चों को पैदा करके। लेकिन सोनी साफ साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो अकेले ही मरना पसंद करेगी, पर ये चीज़ कभी नहीं करेगी। उस दिन के बाद से सोनी के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आना शुरू हो जाते हैं। उसे पता था कि वो जेन को ज़्यादा दिन खुद के पास आने से रोक नहीं पाएगी और इसीलिए वो एक रात बहुत सोचने के बाद यहाँ से भागने का सोचती है। पर उसे ये करने से पहले ही जेन को पता चल जाता है, जिससे वो उसे जाते हुए रोकता है, पर वो नहीं रुकती और तब उसे वो जानबूझकर एक पंच मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बेड पर बंधा हुआ पाती है। उसके ऊपर जेन था, जिसके इरादे बहुत ही गलत थे। वो उसके साथ जबरदस्ती करने का सोचता है, लेकिन तभी वहां पर स्टीव आ जाता है, उसका रोबोट।
और जेन पर एक फायर शूट करता है जो कि उसके नेक पर लगती है, जिसे वो दूर जाकर गिरता है। पर अब उसे गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो सबसे पहले तो उसे मारता है। पर इतने में सोनी को मौका मिल जाता है, इसीलिए वो तुरंत ही खुद को आज़ाद कर लेती है और जाकर एक बंदूक उठा लेती है। सीधा किचन में पहुंचती है जहां जेन जख्मी हालत में था। उसे ज़्यादा वक्त ना गवा कर सीधा उसके सर में गोली मारती है। जी हाँ, जो उसके मॉम डैड नहीं कर पाए, आज उसने वो करके दिखा दिया। उसके बाद वो उसकी बॉडी को भी वहीं दफन कर देती है। लेकिन अब क्या वो एकदम अकेले पड़ गई है? उसका रोबोट भी खराब हो गया, पर ऐसे जीने के अलावा वो कर भी क्या सकती है। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। वो अपने जानवरों के साथ ही समय बिताती थी, अपने मॉम डैड की कब्र के पास ही सो जाया करती थी। और फिर एक दिन वो सोच लेती है कि ऐसे अकेले मरने से अच्छा है कि एक बार कोशिश करके मरा जाए। इसीलिए वो एक बार फिर से तैयार होती है, अपने जानवरों को फ्री कर देती है और स्टीव, जिसको कि उसने ठीक कर दिया है, उसको अपनी जान बचाने का शुक्रिया कहती है, क्योंकि अगर उस दिन वो ना होता तो आज शायद कहानी कुछ और होती। खैर, इसके बाद वो उस दरवाजे को पार कर देती है जहाँ पिछली बार वो बेहोश हो गई थी। लेकिन जाने से पहले वो अपने घर अपने मॉम डैड को अलविदा कहकर अलविदा कहती है और बोलती है कि अगर जिंदगी रही तो वो कुछ और लोगों को अपने साथ यहाँ पर लेकर आएगी। अब दूसरी तरफ वो पहुँच तो जाती है, पर उसे दूर दूर तक बस बीहर रेगिस्तान दिखाई देता है, ना कोई इंसान ना कोई इंसान की जात। लेकिन फिर भी वो निकल जाती है इस अनजान और वीरान सफ़र पर। उसकी कहानी तो अब यहाँ से शुरू हो गई है, लेकिन हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।